किसान परेशान है, खुदकुशी पे आमादा है, आंदोलन पर उतारू है। क्या सभी सरकारें किसानों के लिए एक जैसी है? क्या 2019 में मोदी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी किसान खड़ी कर सकते हैं? इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बाबा रामदेव हैं। उम्मीद है बाबा हर बार की तरह बेबाकी से जवाब देंगे। बाबा, क्यों परेशान है किसान? किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलता है। किसान के ऊपर चारों ओर से मार पड़ती है और उसकी सुनने वाला मोदी जी भी नहीं है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, उसकी कौन सुनेगा? तो कोई किसी को तो सुननी पड़ेगी ना। देखिए, आप तो क्रांति की बात करते रहते हैं, कौन क्रांति लाएगा? मैंने आंदोलन के आपने कहा लागत मूल्य नहीं मिलता, लागत मूल्य तक नहीं मिलता। हाँ, लाभकारी मूल्य तो बहुत दूर की मोदी जी की सरकार ने कहा था कि लागत मूल्य का 50% बढ़ा के देंगे। तो हमने भी आंदोलनों के दौरान जब काला धन भ्रष्टाचार की जहां पर बात की, वहीं पर व्यवस्था परिवर्तन में सबसे बड़ा हमारा मुद्दा यह था, राष्ट्रीय किसान आय आयोग बनना चाहिए। कि भाई आपने 7वां वेतन आयोग तो बना दिया, हर एक की चिंता कर रहे हैं आप, लेकिन किसान की चिंता कौन करेगा? और मैं तो एक किसान का बेटा हूं, इसलिए इतना तो जरूर कहना चाहूंगा कि किसान को लागत मूल्य तो मिलना ही चाहिए। लाभकारी मूल्य के बिना धरती पे कोई काम नहीं होता। कोई पेन से लेकर के, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक कुछ भी बनाता है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, फिर सप्लाई चेन, फिर सारे ब्याज तक का पैसा उसमें जोड़ता है, जो भी उसमें पूंजी लगी है। किसान बेचारा, उसके पास जमीन है, उस जमीन की कोई कॉस्ट नहीं लगाता। वो खुद, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और 365 दिन ओवर टाइम करते हैं वो लोग। और इस सब के बावजूद उसको मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती, उसको अनस्किल्ड लेबर माना जाता है। जिस तरह से किसानों की फसल का मूल्यांकन किया जाता है, सच में वो चिंता का विषय है। और ये सच है। एक दूसरी बात भी कहता हूँ कि एग्रीकल्चर ग्रोथ सबसे ज्यादा यदि हिंदुस्तान में हुआ है और उसके लिए प्रयत्न किया है तो शिवराज जी ने किया है। देखो, किसानों की जो वहां पर मौत हुई है, जो उनके वहां जो गोलियां चली है, उसमें चाहे वो प्रशासन के स्तर पर भूल हुई है या किसी भी लेवल। देखिए बाबा, सोच समझ के बात करिए, समय ठीक नहीं है अभी। मैं बता रहा हूं आपको, 5-6 किसान गोली से मर गए, लोग कहेंगे पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हुए। देखिए मैं आपको फिर सुकेश जी बता रहा हूं, खून से रंजित धरती और वो भी किसान के खून से लहूलुहान यदि भूमि होती है तो ये किसान का अपमान है। लेकिन मैं आपको बात कह रहा हूं, लगभग 25-30% एग्रीकल्चर ग्रोथ यदि किसी ने दिया है तो मध्य प्रदेश है। किसानों का भला किया है शिवराज जी ने, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये भूल भी हुई है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। दोनों चीजें साथ साथ हुई है। और मुझे विश्वास है कि छोटे जिन्होंने कर्ज लिए हुए हैं किसानों ने, अब उनके पास में पूंजी बहुत कम होती है। शायद कुछ सरकार ऐसा सोच भी रही है कि जो जिनका छोटा कर्ज है उनका जो है कम से कम ब्याज तो माफ कर दिया जाए। और अरुण जी ने अपने अपने स्रोत से कर दे। केंद्र सरकार के पास तो कोई इलाज नहीं है इसका। देखिए, अब ये दूसरा तो पहले वाली स्थिति होती तो बाबा भी खुल के बोलते। आजकल थोड़ा डिस्पेंसेशन के करीब होने के कारण थोड़े हाथ बंधे हैं क्या बाबा? नहीं, हाथ तो जब बात हो तब बन जाते हैं, जब खोले तब खुल जाते हैं। लेकिन किसानों के लिए खोल दीजिए ना, कुछ कहिए कि वादा किया था, 3 साल हो गया, तो आपसे अपेक्षा रखते हैं लोग कि आपने तो इस पे आंदोलन किया था बाबा। और महाराष्ट्र से लेकर, राजस्थान से लेकर, गुजरात से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर हर जगह, अभी भी कह रहा हूँ कि पीएम से लेकर के पीएम तक सबके अच्छे दिन आए हैं। एक चपरासी को भी 15, 20, 25 हजार रुपए से लेकर के, और जो पुराने उनको खूब वेतन मिलता है। एमएलए, एमपी सबका वेतन बढ़ गया है। मिनिमम जो वेतनमान है वो 8-9 हजार से लेकर के 12 हजार रुपए तक हो गया है। एक किसान की हालत तो बहुत खराब है। अपने सबके अच्छे दिन आ गए, बाबा के भी अच्छे दिन आ गए, किसान के कब आएंगे? देखो, मैं वापस कह रहा हूँ, किसानों को लेकर के उनकी राष्ट्रीय किसान आय आयोग बनना चाहिए। और इसके लिए बीजेपी के लोग भी सभी सहमत थे। और जहां तक किसानों को कर्ज देने की बात है तो उनको 1-2% पर कर्ज दे देना चाहिए, नहीं तो उनका जो है वो बिना ब्याज के उनको कर्ज दे देना चाहिए। मूलधन किसान लौटा देता है, किसान बेईमान नहीं है। ये जो बड़े बड़े बेईमान है ना, कॉर्पोरेट्स,
ये 5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए, तो ये तो अभी एक आंकड़ा है। यदि पूरा आंकड़ा आप देखेंगे तो मुझे लगता है ये कहीं सिर्फ 12 कंपनियों के पास 25% है एनपीए का। इसलिए मैं कह रहा हूँ। और कुछ एनपीए हो चुके हैं, कुछ एनपीए होने वाले हैं, और अभी तक जो कर्ज माफ किया है, एक तरह से एनपीए का मतलब क्या होता है भाई, वो माफी हो गया उनका। अब आप क्या क्या बिगाड़ोगे, वो तो दिवालिया घोषित कर दिया उन्होंने अपने आप को। तो सरकार के लिए अपने माफ नहीं किया विजय माल्या का कर्ज, आप कह रहे हो माफी हो गया। अरे भाई जो नहीं दे रहा, एनपीए जिसने घोषित कर दिया, अब आप क्या करोगे? उसके पास मान लीजिए किसी ने लोन ले रखा है 100 करोड़ का, और जो एसेट्स हैं वो हैं 2 करोड़, उसकी वैल्यू क्या करेंगे आप? तो 98 करोड़ तो आपके डूबी गए। कॉर्पोरेट के पैसे वाले बात की तो मैं थोड़ा उस पर आना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। अब यूके के कोर्ट ने कह दिया 6 महीने में भारत सरकार ने कागज ही नहीं दिए। हम कितने सीरियस है? तो हम भी क्या नॉन सीरियस है? क्या ये सरकार भी जितना सीरियसली उसको परस्यू करना चाहिए केस को, वो नहीं कर रही है? बाबा विजय माल्या चले गए, वो कह रहे हैं कि करोड़ों के लिए तो सोचते ही रहो, सपना देखो। और कोर्ट कह रही है कि हमारे पास तो 6 महीने में। मुझे तो लगता है इस विषय में ना गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। ये जितनी भी एनपीए जिन लोग कंपनियों ने किए हैं ना, उनकी दूसरी कंपनियों में वो हजारों करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये ऐसा कानून बनाना चाहिए कि भाई आपके पास 10 कंपनियां हैं, 2 कंपनियां आपने माने नए एक्सपेरिमेंट करने हैं, नए रिस्क लेने हैं, या लॉस दिखाना है, या गवर्नमेंट से पैसा लूटना है, तो नई कंपनी खोलो और उसमें पैसे ले लो। अपनी जो दूसरी कंपनी है वो तो बरकरार रहेगी। जो भी उसमें डायरेक्टर्स हैं, सेल होल्डर्स हैं, वो अन्य कंपनियां भी चला रहे हैं, तो वहीं से भी पैसा लेने का इंतजाम करना चाहिए। एक तो मैं बात कहना चाहता हूँ, जिससे कि ये सारा का सारा जो घोटाला चल रहा है ना एनपीए का, ये बहुत बड़ा घोटाला है, लाखों करोड़ का घोटाला है, इसके ऊपर अंकुश लग जाएगा। पता नहीं कितने लीटर दूध बहा दिए गए सड़कों पे। जो दूध गो रक्षक गोपालक जो हैं, अब उनको तो 15 रुपए मिलता है। आप भी बेचेंगे तो 50 से कम तो नहीं बेचेंगे, पतंजलि वाला भी है। लेकिन हम खरीदेंगे तो 30 से कम में नहीं खरीदेंगे। हाँ तो चलिए आप कम से कम 30 देंगे, वो 15 में बेचते हैं, हमें मिलता है 50 पे। तो ये गोपालक जो है उसको तो कुछ मिलता नहीं। हाँ लेकिन गौ रक्षा के नाम पे बवाल बहुत है। दरअसल क्या है, ये सब जगह ना एक तरह से ना बिजनेस माफिया है, बहुत बड़ी मुनाफाखोरी करते हैं। अब दूध जो है 25 से 30 रुपए लीटर खरीद करके, ठीक है मैं मानता हूँ प्रोसेसिंग कॉस्ट आती है। देखो बात खाली टीवी पर बैठ करके करना अलग चीज है, आपको ग्राउंड रियलिटी भी जानना चाहिए। दूध जो है सबसे कच्चा काम है। यदि आपने एक दिन भी दूध ठीक से प्रोसेस नहीं किया, बेचा नहीं, तो गच्चा खा जाएगी। तो उनको आजकल आपको ये सब की जानकारी ज्यादा होगी मुझे लगता है। अब दूध आप नफा नुकसान में आजकल आप खेलते हैं ना। नहीं, नफा नुकसान के बिना कोई चीज चलती ही नहीं है भैया, टीवी चैनल भी नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो बिना लॉस एंड प्रॉफिट काउंट किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो है वो जो दूध है उसके प्रोसेसिंग में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में ऐसी गाड़ियां लगानी पड़ती हैं, जहां दूध कलेक्ट करते हैं वहां पर भी चीलिंग सेंटर बनाने पड़ते हैं, कॉस्ट आती है। लेकिन इतनी भी नहीं आती जितनी लूट मची हुई है। अभी हम थोड़े दिनों के अंदर डेयरी में भी प्रवेश करने वाले हैं। अभी हमने थोड़ा उसमें ड्राई मिल्क, अभी जिसको मिल्क पाउडर दूध का एटीएम हम करके अभी दे रहे हैं। कुछ खबर देने वाले आप? ये खबर है अच्छा कि इस देश में करीब 2-3 लाख करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री है डेयरी की, और इसमें जो है कुछ क्षत्रप हैं बड़े बड़े। अब उनको भी तोड़ेंगे, उनका साम्राज्य तोड़ना पड़ेगा। और ये पूरी सामंतवादी और पूंजीवादी सोच चल रही है, इसको भी अब जो है तो लोगों को सस्ता दूध मिलने वाला है क्या? सस्ता दूध भी मिलेगा और 100% प्योर दूध मिलेगा, और किसानों को भी अपने दूध का अच्छा भाव मिलेगा। और जो खाली फैट के आधार पर दूध खरीदते हैं तो भैंस के दूध की कीमत ज्यादा मिलती है, गाय की कम, तो गाय के दूध का भी पूरा दाम मिलेगा। और इसके साथ साथ लोगों को दूध के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के और मिलेंगे। सुकेश चलिए एक अच्छी खबर है, लेकिन ये गोपालक जो है वो तो बेचारा परेशान है। चलिए आप कुछ अच्छा करेंगे तो शायद कुछ भला हो जाए उनका। ये गो रक्षक जो है इनसे परेशान नहीं हुए आप तक? अखबार पढ़ते होंगे रोज आप, तो खबर आती है कि तमिलनाडु के कुछ सरकारी अधिकारी गाय खरीद कर ले जा रहे थे, पीट डाला उनको गुजरात में। अब वो कह रहे हैं भाई सुरक्षा दो तभी हम जाएंगे तमिलनाडु तक। क्या हो रहा है बाबा देश में? ये देखिए एक प्रांत की बात नहीं है, ये एक किसी व्यक्ति की बात नहीं है, इसमें दो तरफा गड़बड़ी हो रही है। एक तो गो तस्कर बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं और एक गो रक्षक। देखो हर बार बात आती है तो कहते हैं गो रक्षक गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं सुकेश इसके दोनों पहलू सामने रखना चाहता हूं। जो लोगों को सामने आकर के गाय को बचाने के लिए क्यों काम करना पड़ता है? अवैध
रूप से गाय को लोग इधर से उधर कत्ल खानों में काटने के लिए लेके जाते हैं। तो गो तस्करों की कोई बात क्यों नहीं करता? ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके ऊपर गो तस्करों ने हमले किए और कुछ लोगों की तो मौत की है, उसके कभी हाईलाइट्स नहीं होते। तो ये गो तस्करी क्यों करते हैं भाई? ये कौन सा जायज? बिल्कुल तो गो तस्कर भी वो मानवता के लिए एक तरह से अभिशाप है, वो भी कलंक है। और जो गोरक्षा के नाम पर यदि किसी का खून खराबा करते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं, वो भी ठीक नहीं। गोरक्षक तो उनको अच्छा नाम दे रहा हूं मैं, उनको तो गुंडे कहने चाहिए। तमिलनाडु के सरकारी अधिकारियों को अगर आप पीटो, जलाने की धमकी दो, तो ऐसे लोगों के लिए बाबा के पास कोई सख्त शब्द है क्या कि गुंडागर्दी? भाई प्रधानमंत्री ने कह दिया था बाबा, उसके बाद भी हो रहा है। ये माइंडसेट है क्या कि हमारी सरकार बन गई है? देखो, हमने गाय के लिए इतना काम किया। आज करीब मैं आपको सुकेश जानकारी दे रहा हूं, हम करीब 1 लाख से ज्यादा गायों को चारा दे रहे हैं, उन गौशालाओं को चला रहे हैं। हमने गाय के दूध का इस्तेमाल किया, गाय के घी का ब्रांड स्टेब्लिश करें। तो भैंस का घी खाते थे लोग, उसमें कैरोटीन को भी केमिकल डाल करके साफ करके सफेद घी बना करके भैंस का घी बना करके बेचते थे। हमने गाय को की जो आर्थिकी है उसको ठीक किया। गोरक्षा के नाम पर किसी पर हाथ नहीं उठाया। मैं ऐसा मानता हूं यदि ये 2 काम एक साथ हो जाए ना, एक तो हमारे जो भी लोग जो है गोमांस खाते हैं, यदि उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तो पहली बात तो देखो, मैं तो मांसाहार का समर्थक नहीं हूं, लेकिन किसी को मांस खाना भी है तो बहुत से जीव जंतु हैं, एक प्राणी को तो छोड़ सकते हो, क्योंकि इससे एक सांप्रदायिक विद्वेष, वैमनस्य, एक घृणा पैदा हो रही है आपस में। वो बात आपकी जायज है। एक दूसरी बात, फिर दूसरा सुअर। भाई महात्मा गांधी जी के शब्द दोहरा रहा हूं कि हिंदू भाइयों को मुस्लिम भाइयों की प्रसन्नता के लिए सुअर का मांस खाना छोड़ देना चाहिए, और हमारे मुस्लिम भाइयों सहित जो कुछ गो मांस भक्षक हैं, उनको हिंदुओं की खुशी के लिए ये गो मांस भक्षण छोड़ देना चाहिए। और मांसाहार भी किसी को करना है तो बहुत सा है, बाकी तो शाकाहार स्वस्थ जीवन का आधार है, या पूरे साइंटिफिक शाकाहारी हो जाइए, बड़ा अच्छा है। लॉन्गिविटी भी बढ़ती है, लोग ज्यादा जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। और किसी प्राणी का खून क्यों बहाना? जितना हमें जीने का अधिकार है। लेकिन ये दिक्कत ये हो गई है कि आजकल हर कुछ थोपा जा रहा है। आप क्या खाओ, क्या पियो। अब आयुष मंत्रालय कह रहा है कि प्रेग्नेंट विमेन जो है वो लस्ट ना करें, वो अच्छे विचार के लिए घर में। अच्छा देखो, मैं भी ये समाचार वो मीट ना खाएं। अब बाबा ये आयुष मंत्रालय तय करेगा कि डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए कुछ? देखो तो ओवरऑल व्यू ये बनता है कि खाओ क्या, पियो क्या, सब सरकार तय करेगी। तो ये तो सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस था ना बाबा। अच्छा, अभी तो हर चीज में गवर्नेंस। देखो, इस वाली बात पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है सुकेश। दरअसल क्या होता है, गवर्नमेंट की साइड से, गवर्नमेंट के लिटरेचर से कोई अच्छी बात भी जाहिर है उसका क्रिटिसिज्म होता है। इस बात को मैं कहता तो नहीं होता। मैंने सूर्य नमस्कार जो है पिछले 25 सालों से हिंदुस्तान को कराया। मेरे सूर्य नमस्कार कराने पर कभी विवाद नहीं हुआ, और मैंने कभी कोई मंत्र तंत्र पाठ नहीं किया। मैं कहता हूँ सूर्य नमस्कार। तो बाबा रामदेव को कहने दो ना प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करना चाहिए। तो अब मैं आयुष मंत्रालय क्यों कहता है? मैं बताता हूँ। चलो यार, आयुष मंत्रालय में कोई अच्छी बात कहता तो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। देखो, आप तो एक गृहस्थ आदमी, और मैं एक वैज्ञानिक की तरह, एक डॉक्टर की तरह, एक योगी की तरह, क्योंकि मैंने करोड़ों रोगियों को स्वस्थ किया है, मैं उसको महसूस कर सकता हूं। देखो, गर्भवती महिलाओं को अच्छे विचार रखने चाहिए, उनको स्वाध्याय करनी चाहिए, अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए, उनको गुस्से आदि से बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगली बात मैं कहता हूँ, जब कोई महिला गर्भवती होती है उस समय उसके शरीर में काफी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो उस समय किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज जायज हो ही नहीं सकती। और जैसे ही 2-3 महीने का गर्भ हो जाता है, 4 महीने का गर्भ हो जाता है, तो उस समय उस महिला को स्वयं को और अपने कोख में पल रहे बच्चे को संभालने में पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है। उस समय उसके साथ में जो सेक्सुअल एक्टिविटी होंगी तो वो एक तरह से क्रूरता होगी। देखो, मैं बहुत खतरनाक शब्द बोल रहा हूँ, तो थोड़ा इतना तो रहम करना चाहिए कि यदि कोई आयुष मंत्रालय, मैं इस बात की गवर्नमेंट का कोई हमदर्दी होकर के पैरवी नहीं कर रहा हूं। महिलाओं के साथ मेरी हमदर्दी है। किसी महिला से आप पूछिए, किसी डॉक्टर से आप पूछिए, आप खुद जाकर के पूछिए, आपको डॉक्टर भी यही सलाह देगा कि नहीं, उस समय महिला को प्रोटेक्ट करना चाहिए इन चीजों से दूर। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाबा रामदेव से बातचीत जारी है।
राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है बाबा, तो आप तो कोई राय रखते होंगे इस बारे में, किसे होना चाहिए? आजकल ना सुकेश में सर्वदलीय और निर्दलीय हो गया हो, मेरे कोई आजकल सभी दलों से आपका अच्छा संबंध हो गया। अखिलेश के साथ भी फोटो आती है, लालू जी के साथ भी आती है, कुछ कांग्रेसियों के साथ भी आ जाती है, तो बाबा सब दल के हो गए, ये तो सही है। देखो उस समय जब हमने देखा कि नहीं, राष्ट्रपति वाले पे बाबा, उस समय हमने देखा है, आज भी मैं देख रहा हूँ, वो आपद धर्म था, एक पॉलिटिकल क्राइसिस था। उस समय हमने जो किया वो देश के लिए शुभ था, और इसलिए हमने उस समय अपने अध्यात्म धर्म, योग धर्म के साथ राष्ट्रपति निभाया। इस समय मुझे राष्ट्रपति के बारे में आप पूछ ही रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, यूपीए और एनडीए दोनों को मिलकर के ना राष्ट्रपति तय करना चाहिए। तो एक आध नाम सुझा दीजिए आप। आजकल तो आप सर्वदलीय हो गए, हो सकता है कांग्रेस वाले भी सुन रहे होंगे, समझेंगे कि उधर से आया है, शायद मोदी जी की तरफ से ही आया है आजकल। आपके कहने का यह मौन योग ज्यादा बेहतर है, मुझे मत। आडवाणी जी एक नाम है, अच्छे नाम हो सकते हैं। अब इसमें मना करने में भी फंसना है बाबा, सोच लीजिए। देखो मैंने कहा मुझे बहुत से योग आते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग। तो मुझे प्रश्न पूछने वाला योग आता है। आडवाणी जी कैसा नाम है? मौन योग बहुत अच्छा है। मैं फिर से एक बार पूछता हूँ, आडवाणी जी कैसे नाम है? मुझे लगता है विपक्ष को भी दिक्कत नहीं होगी आडवाणी जी के नाम पे। इस समय ना इंटरनेशनल योग डे आ रहा है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ आजकल, और चाहता हूँ कि सब योग की तरफ जुड़े और सारे राजनीतिक पार्टियां भी योग हो जाए, इनमें थोड़ा इनमें तालमेल हो जाए। तो एक दूसरे को जो है ना गालियां देने में ना लग करके एक दूसरे को सपोर्ट करें और अच्छी पॉलिसियां बनाएं, देश को अच्छे से चलाएं, और राष्ट्रपति ऐसा चुने जो किसी भी दल का हो, जिसको सब लोग स्वीकार करते हो, जो देश के संविधान की समझ रखता हो, पूरे हिंदुस्तान की समझ। एक अटेम्प्ट और लेता हूँ, आडवाणी जी को अगर विपक्ष स्वीकार करे तो एक अच्छा नाम हो सकता है। ओम शांति शांति शांति। तो बहुत दिन से बाबा को देख रहे हैं हम लोग, पहले पॉलिटिकली इतने मैच्योर नहीं थे, हालात बहुत कुछ बदल देते हैं, तो बाबा पॉलिटिकली मैच्योर हो गए। होगी किसी और शख्सियत से मुलाकात। नमस्कार।